हसनात, आप बड़े करीब से ये चीज़ें देख रहे होते हैं कोर्ट की, गुज़श्ता रोज़ की कार्रवाई को कैसे देखते हैं, और ख़ास तौर से जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी को अब शो कॉज नोटिस दिया गया है, 14 दिन का वक्त है उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? देखिए जी, कल का जो इजलास था वो अनप्रेसिडेंटेड था। एक तो ये कि पहली दफ़ा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तारीख में एक एलामिया जारी हुआ और कार्रवाई किया, बाकायदा बताया गया कि ये दरख्वास्तें थी, इनमें ये फैसले आए, और बाकायदा तस्वीर पहली दफ़ा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कैसे बैठती है, किस तरह वहाँ अटॉर्नी जनरल असिस्ट करते हैं, वो भी जारी की गई। तो इस हवाले से तो बड़ा अहम और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की तरफ अहम कदम, जहाँ तक जस्टिस बंदयाल ने अपने दौर में ये चीज़ें नहीं उठाई, उसकी मेन वजह वहाँ उनके दौर में बहुत ज़्यादा जुडिशल पॉलिटिक्स थी। उनका जो सीनियर पुनी जज, जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, उनके तल्लुकात ठीक नहीं थे, और उनको अंदाज़ा था कि जो है वो कोई चीज़ उस तरह उनके हिसाब से नहीं हो पाएगी। तो बड़ा मसला उनके लिए रहा, क्योंकि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मेजॉरिटी में नहीं थे। ये भी एक मसला उनके लिए रहा, और फिर उनका ज़्यादा फोकस सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फैसा के केस तक रहा है, और सिर्फ जो इंटरनल क्लैश है उसकी वजह से मसाइल बने। अब जो ये मामला आप जस्टिस मज़ाहिर का कह रही हैं, ये मामला जो है वो बड़ा अहम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अगर रिसेंट पास की तारीख देखें तो दूसरे ये जज हैं जिनको शोकॉज जारी हुआ है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ अभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको तलब किया था, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी थी। जस्टिस काजी फैसा को जब शोकॉज जारी हुआ तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रजू किया, चैलेंज किया शोकॉज नोटिस को। अब जस्टिस मज़ाहिर को डायरेक्टली शोकॉज जारी हो गया और उनके पास 14 दिन है। अब देखना है कि वो क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, क्या वही मैं जानना चाह रही हूँ, क्या ऑप्शन है? चैलेंज कर सकते हैं या कोई और ऑप्शन है, या मुस्ताफी होने का ऑप्शन भी होता है? वैसे देखिए वो अभी तक तो जो उनके करीबी लोग हैं, जो वकला हैं, वो तो कह रहे हैं कि वो रिज़ाइन नहीं करेंगे। और ये है कि रिज़ाइन में ये ऑप्शन होता है कि जी आपको पेंशन मिल जाती है। अच्छा। आपको जो एक महीने की 10 लाख की पेंशन है वो जज की वो मिलती रहेगी, इशू नहीं रहेगा। ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट की तारीख में कोई अभी तक जज सुप्रीम कोर्ट का फारिग नहीं हुआ। ठीक। तो ये बड़ा एक है कि अगर आप इस तरह का मामला आता है, और जो इस वक्त हालात बन रहे हैं 3-2 की, ये अब जो कल नोटिस जारी हुआ, इसमें जुडिशल पॉलिटिक्स का आंसर बड़ा वाज़ेह है। बार पॉलिटिक्स भी इस मामले में है और नेशनल पॉलिटिक्स का भी रोल है इसमें। बार पॉलिटिक्स इस तरह है कि जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है वो उनके खिलाफ कंप्लेनेंट है सारा, वो उनको बट कहीं ना कहीं यानी ये एलिमेंट भी होता है कि जिस तरह आपने खुद ही कहा कि हो नहीं सकी कोई कार्रवाई या फारिग नहीं हो सके, तो फिर उनको भी होता है कि शायद पहले नहीं हुआ, प्रेसिडेंट एक आपके पास बना हुआ है। नहीं, अब इस दफ़ा तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की बात होगी। अब जो शोकॉज जारी हो गया है तो बड़ा ये एक्सट्रीम स्टेप है। अब उनके लिए एक तो ये है कि वो इसका जवाब दें और अपने आप को क्लियर करें। दूसरा, उनके कुछ एक खतूत उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को लिखा था। उस खत में ये था कि उन्होंने मिसट्रस्ट का इज़हार किया था जैसे सरदार तारिक पे। तो ये भी है कि वो कहीं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कंपोजिशन या किसी जज पे कोई ऑब्जेक्शन करें। ठीक है, लेकिन बात यह है कि अगर आप किसी जज को कहेंगे ये बायस है, तो कानून ये है कि वो जज खुद ही डिसाइड करेगा कि मैं बायस हूँ या नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट में वो जाते हैं तो किस ग्राउंड के तहत जाते हैं? अब वो अगर ये कहते हैं कि इसके पीछे हुकूमती रोल है, प्रॉक्सीज हैं बाहर, तो वो साबित करनी होगी। जस्टिस काजी फैसा ने जब ये कहा कि फैज़ाबाद धरने के बाद मेरे खिलाफ रेफरेंस हुकूमत ने जो है वो एक रिएक्शन आया और उस फाइल किया, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उस किस्म के एविडेंस नहीं दे सके जिसमें हम ये कहें कि जी एक मैला फैडी बदनीति की बुनियाद पे जो है वो हुकूमत ने रेफरेंस फाइल किया। तो वो बार भी बड़ा हाई है जिसमें साबित करना है कि जी इनकी मैला फाइड है। ठीक है।